国际广播电台 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत उपन्यास खोखला पहाड़ और पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। मंगोलियाई राष्ट्रपति ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की। जनवरी से मई तक चीनी रेलवे ने 1.67 अरब टन माल का परिवहन किया। ईरान के सर्वोच्च नेता दिवंगत अयातुल्लाह खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलाई में होगा। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख ने 13 जून को उलानबातर में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। उखना खुरेलसुख ने कहा कि मंगोलिया चीन संबंध क्षेत्रीय देशों के बीच संबंधों की मिसाल बन गए हैं। चीन हमेशा से मंगोलिया का अच्छा पड़ोसी रहा है। चीन के प्रति मित्रतापूर्ण नीति मंगोलिया की कूटनीति की प्राथमिकता है। मंगोलिया एक चीन सिद्धांत पर कायम रहता है और ताइवान को चीन का एक अभिन्न अंग मानता है। मंगोलिया किसी भी तरह की कथित ताइवानी स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता। इसके साथ हांगकांग, शीतसांग और शिनचांग संबंधी सवाल चीन के आंतरिक सवाल हैं। मंगोलिया अन्य देशों के संबंधों से चीन के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मंगोलिया चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण अवधारणा तथा पहलों का समर्थन करता है और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सहयोग को मजबूत करेगा। वांग यी ने कहा कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के रणनीतिक नेतृत्व में चीन मंगोलिया संबंध के विकास का रुझान बना रहा है। दोनों पक्ष शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, पारस्परिक मदद, सहयोग तथा साझी जीत वाले चीन मंगोलिया साझे भविष्य वाले समुदाय के सह निर्माण के लिए प्रयास करने पर सहमत है। चीन मंगोलिया के साथ इस समानता को ठोस नीतियों और कदमों में परिवर्तित करने को तैयार है। वांग यी ने कहा कि चीन हमेशा द्विपक्षीय संबंध को पड़ोस नीति के अहम स्थान पर रखता है। चीन मंगोलिया के साथ बहुपक्षीय मंचों में एकजुटता व समन्वय मजबूत करने का उत्सुक है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 13 जून को उलानबातर में मंगोलियाई विदेश मंत्री बटमुंख बेटसेटसेक के साथ वार्ता की। वांग यी ने कहा कि चीन और मंगोलिया मैत्रीपूर्ण निकट पड़ोसी हैं। चीन मंगोलिया मैत्रीपूर्ण सहयोग संबंध संधि में निर्धारित किया गया है कि चीन और मंगोलिया शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर कायम रहकर तीसरे देश को अपनी भूमि पर दूसरे पक्ष की राष्ट्रीय प्रभुसत्ता तथा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देते। यह द्विपक्षीय संबंध के स्वस्थ विकास की महत्वपूर्ण गारंटी है। चीन और मंगोलिया को दोनों देशों की सर्वांगीण रणनीतिक साझेदारी में निरंतर नए विषय डालना और एक साथ बाहरी चुनौतियों से निपटना चाहिए। वांग यी ने बल दिया कि चीन मंगोलिया का एक विश्वसनीय साझेदार बना रहेगा और मंगोलिया के विकास के लिए मदद देता रहेगा। चीन मंगोलिया के साथ उच्च गुणवत्ता से बेल्ट एंड रोड का सह निर्माण बढ़ाने, आर्थिक व व्यापारिक सहयोग का विस्तार करने और विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग को उन्नत करने को तैयार है। बटमुंख बेटसेटसेक ने कहा कि मंगोलिया के प्रति पड़ोसी देश की जगह नहीं ली जा सकती। पड़ोसी देशों खासकर चीन के साथ संबंध का विकास करना मंगोलिया की कूटनीति की प्राथमिकता है। अधिक जटिल और डामाडोल वैश्विक परिस्थिति के सामने मंगोलिया और चीन को अधिक घनिष्ठ सहयोग की जरूरत है। 13 जून को चीन का 10वां सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत दिवस है। जानकारी के अनुसार हाल के वर्षों में चीन ने विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासतों के वैज्ञानिक, व्यवस्थित और समग्र संरक्षण को लगातार मजबूत किया है, जिससे इसके संरक्षण की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है। वर्तमान में चीन में 60 विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें 41 विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल, 15 विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल और 4 विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थल शामिल हैं। विश्व विरासत स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन के मामले में चीन का स्तर सर्वश्रेष्ठ में से एक है। 2025 तक देश भर के संग्रहालयों में 45,000 प्रदर्शनियां और प्रदर्शन आयोजित किए गए, 5,83,000 शैक्षिक गतिविधियां संचालित की गई और पर्यटकों की संख्या 1,56 करोड़ तक पहुंच गई। चौथी राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत जनगणना में निरंतर प्रगति हो रही है, जिसमें 1,30,000 से अधिक नई सांस्कृतिक
धरोहरें खोजी गई हैं। चीन के सांस्कृतिक विरासत संसाधन तेजी से समृद्ध हो रहे हैं। 13 जून को 2026 सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत दिवस का मुख्य कार्यक्रम शीतसांग स्वायत्त प्रदेश के लासा के छुईगोंग खंडहर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्वायत्त प्रदेश स्तर के पहले खेप के पुरातात्विक स्थल पार्कों की घोषणा की गई। स्वायत्त प्रदेश स्तर के पुरातात्विक स्थल पार्कों के लिए पट्टिका प्रदान करने का समारोह आयोजित किया गया। छुईगोंग स्थल से प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक अवशेषों का प्रदर्शन किया गया। शीतसांग में पुरातत्व के 70 वर्षों की उपलब्धियों पर एक फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई। चौथी सांस्कृतिक अवशेष जनगणना के परिणामों पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई और चीन के सांस्कृतिक अवशेषों के संरक्षण पर कानून और सांस्कृतिक अवशेषों के संरक्षण पर शीतसांग स्वायत्त प्रदेश के नियम पर प्रचार और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए। चाइना रेलवे ग्रुप के अनुसार इस वर्ष जनवरी से मई तक चाइना रेलवे ने कुल 1.67 अरब टन माल का परिवहन किया, जो साल दर साल 1.8% अधिक है। औसत दैनिक लोडिंग 1,86,300 वैगन थी, जो साल दर साल 2.8% अधिक है और 2 मई को 2,24,000 वैगन लोड किए गए, जिसने एक दिन की लोडिंग का नया रिकॉर्ड बनाया। रेलवे क्षेत्र ने चाइना मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट अलायंस का लाभ उठाते हुए रेल जल अंतर मॉडल परिवहन को तेजी से विकसित किया। जनवरी से मई तक राष्ट्रीय रेलवे रेल जल अंतर मॉडल परिवहन की मात्रा 75.8 लाख TEU तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 11.0% अधिक है। सिंगल बिल ऑफ लैंडिंग लॉजिस्टिक्स उत्पादों की कुल बुकिंग 47,000 TEU रही, जिसे बाजार में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। ऑटोमोबाइल परिवहन सेवाओं में और सुधार किए गए, जिससे सड़क और समुद्री परिवहन प्रभावी रूप से जुड़ गए। जनवरी से मई तक चाइना रेलवे ने 8,24,000 निर्यातित ऑटोमोबाइल का परिवहन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 55.5% की वृद्धि दर्शाता है। इनमें 4,22,000 नए ऊर्जा वाहन शामिल हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 110.3% की वृद्धि है। इससे चीनी ऑटोमोबाइल निर्माताओं को अपने उत्पादों के निर्यात के लिए एक त्वरित मार्ग मिला है। 28वें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन 13 जून की शाम को शंघाई ग्रैंड थिएटर में हुआ। इस महोत्सव में प्रख्यात निर्देशक चांग यिमो को दूसरी बार चीनी सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया और लगभग 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर रही प्रख्यात अभिनेत्री लू यान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चीन का एकमात्र A-लिस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। पहली बार मुख्य प्रतियोगिता और वृत्ति चित्र श्रेणियों में गोल्डन गॉबलेट पुरस्कार के लिए नामांकित सभी फिल्मों का विश्व प्रीमियर हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जून को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका और ईरान 14 तारीख को संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद होर्मुज स्ट्रेट फौरन ही खुल जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान नाभिकीय हथियार नहीं बनाएगा और न ही उन्हें खरीदने की कोशिश करेगा। स्थिति स्थिर होने के बाद अमेरिका मौके पर पहाड़ के नीचे छिपे संवर्धित यूरेनियम को निकालने के लिए कार्रवाई करेगा और उसे पतला करेगा या नष्ट करेगा। उधर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने 13 जून को बयान जारी कर कहा कि पाक उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने उस दिन सऊदी अरब के समकक्ष के साथ फोन पर बात की। अमेरिका और ईरान के बीच संबंधित संधि पर इलेक्ट्रिक हस्ताक्षर करने की रस्म 14 जून को होगी। 13 जून को ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता दिवंगत अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम विदाई समारोह, जुलूस और दफनाने की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार विदाई समारोह 4 से 5 जुलाई तक ईरान की राजधानी तेहरान में होंगे। अंतिम संस्कार 6 जुलाई को तेहरान में, 7 जुलाई को कोम में और 9 जुलाई को मशहद में होगा, जिसके बाद पार्थिव शरीर को इमाम रजा दरगाह में दफनाया जाएगा। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार विभिन्न स्थानों पर स्मृति एवं विदाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फिलीपींस की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन परिषद के अनुसार 14 जून की सुबह 6 बजे तक 8 जून को दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ तट के पास आए 7.8 तीव्रता के भूकंप से कम 61 लोगों की मौत हो गई, 1,403 लोग घायल हुए हैं और 40 लोग लापता हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भूकंप से 1,73,000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए, जिनमें कुल 7,24,000 लोग रहते हैं और 54,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें से लगभग 10,000 पूरे तरह से नष्ट हो गए। भूकंप में 725 बुनियादी ढांचा स्थल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे 1 अरब पेसों का नुकसान हुआ। आपदाग्रस्त क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है। अब सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। मंगोलियाई राष्ट्रपति ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की।
जनवरी से मई तक चीनी रेलवे ने 1.67 अरब टन माल का परिवहन किया। ईरान के सर्वोच्च नेता दिवंगत अयातुल्लाह खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलाई में होगा। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि सरकारी अफसर केसांग वांगडू को अस्पताल से उठाकर दोरजी के बारे में पूछताछ करने के लिए उसे एक जंगल में ले जाते हैं। दोरजी समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए वह सिपाहियों को उस परिस्थिति की गलत जानकारी देता है। सिपाही केसांग वांगडू को वापस जीप में बैठाकर अस्पताल की ओर लाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में लगी आग को देखकर केसांग वांगडू सिपाहियों से कई सवाल करता है। इस पर उसे सिपाही आधे रास्ते में ही उतार देते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। केसांग वांगडू ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, हे भगवान, ऐसा लगता है कि विध्वंस की घड़ी आ गई है। वह तेजी से चे गांव की ओर दौड़ने लगा। वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था, लेकिन बगैर पीछे देखे भी उसे इस बात का अच्छी तरह एहसास था कि कैसे काला धुआं लगातार तीव्र रूप लेता जा रहा है। यहाँ तक कि जिस जगह अभी वांगडू खड़ा था, वहाँ की हवा भी दम घोंटू रूप लेती जा रही है। और यह सोचकर उसके पांव कांप उठे। वह बड़ी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसने गौर किया कि उसकी सांस फूलने लगी है। उसका शरीर यह भूलने के लिए तैयार नहीं था कि वह अभी अभी बीमारी की हालत में बिस्तर छोड़कर आया है। उसे लगा कि शरीर जवाब दे रहा है और वह जमीन पर गिर पड़ा। वांगडू ऐसे लोगों में था जो अगर थोड़ी भी बीमार पड़ता तो बहुत अफसोस करता था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। फिर उसने सोचा कि लगता है ईश्वर की यही इच्छा है कि वह यहीं तक रहे। और इत्तेफाक से यह वही जगह थी जहां पिछली रात उसने दोरजी और उसके गधे को देखा था। एक अच्छा शिकारी उस जंगल से भली भांति परिचित होता है जिसमें वह शिकार करता है। जंगल में अनेक खाली जगहें होती है जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, लेकिन यह बिल्कुल अलग जगह थी जो गर्म पानी के सोते के बगल में थी। इस तरह के सोतों की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, क्योंकि ये अक्सर किसी नदी के नीचे छुपे होते हैं। जंगल में ऐसा कोई भी हिरण नहीं था जिसे इस स्थान की जानकारी न हो। चोट लगने पर वे यहाँ आते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस पानी में गंधक की जो मात्रा है उससे कीड़े मर जाते हैं और उनका घाव भर जाता है। केसांग वांगडू हंसने लगा। ऐसा लगता है कि दोरजी को भी इस जगह की जानकारी थी। वह भी गजब का आदमी था, लेकिन इसका अर्थ यह हुआ कि वह जरूर घायल रहा होगा, नहीं तो यहाँ आने की उसे जरूरत ही क्या थी। वह सबसे पहले गांव चला गया होता, यह सोचकर कि दोरजी अकेले गांव जा रहा है और वहाँ उसके गधे के अलावा दूसरा कोई स्वागत करने के लिए नहीं है। केसांग वांगडू अपने आंसू नहीं रोक सका। उसने चिल्लाकर आवाज दी, दोरजी! पहाड़ों से टकराकर उसकी आवाज गूंजती हुई उस तक ही लौट आई। केसांग खड़ा हो गया ताकि वह और तेज स्वर में चिल्ला सके, दोरजी! घास वाली जगह अभी भी खाली पड़ी थी। न तो वहाँ कहीं दोरजी दिखाई दे रहा था और न उसका वफादार गधा ही था। एक बार फिर तेज आवाज देने से पहले केसांग को महसूस हुआ
कि उसकी टांगों में और भी ज्यादा ताकत आ गई है। दोरजी, चीगांव ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। इसके बाद वह मुड़ा और तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ गया। मन के अंदर बहुत खुशी थी और वह खुद ही कुछ बड़बड़ा रहा था। दोरजी, मुझे यहाँ रहकर तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम उस महाविपत्ति को देख सकते हो जो चीगांव पर अपना कहर ढाने वाली है। मुझे जाना ही होगा और अपने गांव के लोगों के साथ रहना होगा। फिलहाल चीगांव उसकी भरपाई नहीं कर सकता जो तुमने अब तक झेला है। मैंने कल रात तुम्हें देखा, लेकिन मैंने सोचा कि वह तुम्हारा भूत था जो वापस आ गया था। लेकिन तुम मरे नहीं हो, तुम एक महान व्यक्ति हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जिंदा रहोगे। सही था, दोरजी मरा नहीं था। वह अभी जंगल में एक गुफा में लेटा हुआ था। जिस समय वह नदी में कूदा, नदी की धारा बहुत तेज थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। जिस जगह वह कूदा था वहाँ नदी बहुत गहरी थी और यही वजह है कि वह मरा नहीं। जब उसे होश आया और उसने खुद को एक चौड़े रेतीले तट पर पड़ा हुआ पाया, ऐसा नहीं था कि उसे चोट नहीं आई थी, तो भी उसका अचेत शरीर केवल कुछ खरोचों और घाव को ही झेल सका। दर्द की वजह से उसने दांत भींच रखे थे और उसने एक धारदार चट्टान का इस्तेमाल हाथ में बंधी रस्सी को काटने के लिए किया। उस समय उसे महसूस हुआ कि उसकी बांह टूट गई है। जैसे ही रस्सी हाथ से खुलकर गिरी, उसे भयंकर दर्द हुआ, लेकिन वहाँ दर्द को बर्दाश्त करने के अलावा उसके पास कोई उपाय ही नहीं था। या तो वह मर जाता या दर्द झेलता हुआ जिंदा रहता। दर्द के साथ ही वह खड़ा हुआ और शुक्र है उस नदी का कि वह जिंदा बचा रह सका। उसने देखा और बड़ी हैरानी के साथ देखा कि नदी के प्रवाह ने उसे उस छोर तक पहुंचा दिया है जहां से चीगांव से आने वाला सोता नदी में मिलता है। उसने बहुत संघर्ष करके एक पांव को दूसरे पांव से आगे किया ताकि वह चल सके और फिर उसी सोते के किनारे बढ़ते हुए गांव की दिशा में चल पड़ा। रास्ते में उसे कई बार पुलिस के सायरन की आवाज आई, लेकिन वह जंगल के बीच से चल रहा था, इसलिए किसी की निगाह उस पर नहीं पड़ सकती थी और पूरी तरह वह सुरक्षित था। जंगल इतना विशाल था कि किसी के लिए उसमें घुसकर उसकी तलाश करना बहुत मुश्किल था। अधिक से अधिक वे लोग यही कर सकते थे कि जंगल से लगी पतली सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक चक्कर लगाते रहें। उन्हें अब यह उम्मीद नहीं थी कि वे दोरजी को ढूंढ सकेंगे। जंगल में फर्श पर पड़ी पत्तियों के ऊपर लेटकर वह आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि घने धुएं का गाढ़ा बादल आसमान की ओर बढ़ रहा है। वह आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि क्या यह धुआं कस्बे में लहरा रहे झंडों की वजह से दिखाई दे रहा है, या सचमुच झंडा नहीं बल्कि यह आग से निकला हुआ धुआं है। क्या ऐसा ही है? फिर उसने हवा में एक गंध महसूस की। यह धुएं की दम घोटू गंध थी। पेड़ हिल रहे थे और उनके हिलने डुलने में एक असहजता का भाव था। अब दोरजी ने निश्चित तौर पर समझ लिया कि जरूर जंगल में कहीं आग लगी हुई है। उसने एक बार फिर झंडों के बारे में सोचना शुरू किया। अगर वे लोग यही चाहते हैं कि बस खाना खाने के बाद अपने अपने झंडे लहराते रहें, बजाय इसके कि कोई सम्मानजनक व्यवसाय करें, तो यह उनका सरोकार है। यह जंगल इस धरती पर हजारों सालों से मौजूद है। अगर आज यह नष्ट हो गया तो इस पहाड़ के चारों तरफ फैले अनेक गांवों की जिंदगी का स्रोत ही नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, आकाशीय अग्नि। सौभाग्य से उस दिन सूरज की रोशनी बहुत तेज थी, इसलिए उसके गीले कपड़े बहुत जल्दी सूख गए। हालांकि कपड़े सूखने के बाद भी उसका शरीर काफी कांपता रहा। इसकी एक वजह तो यह थी कि वह काफी ठंडा पड़ गया था, लेकिन इससे बड़ी वजह यह थी कि उसे बहुत भूख लगी थी। उसे खाने को कुछ नहीं मिला था
इसलिए उसने एक नुकीला पत्थर उठाया और उससे सनोवर के एक पेड़ के तने में सुराख करने लगा। धीरे धीरे उस तने से मीठा रस निकलने लगा। हर वर्ष वसंत के दौरान जब धरती में नमी प्रवेश कर जाती है तो जंगल के पेड़ निरंतर संघर्ष करते हुए जहाँ तक हो सकता है धरती से पानी और पोषक तत्व अपने अंदर खींच लेते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिसके जरिए वे अपने पत्तों और फूलों को ऊर्जा देते हैं, जिससे फल पैदा होता है। जंगल में जितने भी पेड़ थे उनमें सनोवर का ही पेड़ ऐसा था जिसके तने से निकला रस मीठा होता था। लेकिन इस वर्ष सूखा पड़ने की वजह से इसमें से निकलने वाले रस की मात्रा बहुत नहीं थी। यह केवल दोरजी की समस्या नहीं थी, उसे बस केवल उतना ही करना था कि वह कुछ और पेड़ों से रस निकाले और अपनी भूख शांत करे। पेड़ का रस पीने के बाद दोरजी के शरीर में थोड़ी गर्मी आई। इसके बाद उसने एक पेड़ से पत्तियों का समूह लिया और उन्हें अपने टूटे हाथ के चारों तरफ लपेट दिया। अंत में वह सूरज की रोशनी में लेट गया और थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। जब सूरज पहाड़ के पीछे छुप गया तब उसने फिर अपने गांव की यात्रा शुरू की और हमेशा अंधेरा होते ही उसने सड़क को पार करने की कोशिश की। चलने के कुछ ही देर बाद उसके घाव में दर्द होने लगा। यह भयंकर दर्द था, लेकिन उसे पता था कि रात के अंधेरे में ही उसे गांव पहुंच जाना चाहिए। उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर आज उसका गधा उसके साथ होता तो उसका सारा काम कितना आसान हो जाता। अभी वह ऐसा सोच ही रहा था कि उसने गधे के खुर की आवाज सड़क की ओर से आते हुए सुनी। उसे लगा कि उसकी कल्पना में यह आवाज आ रही है। यह गजब की बात थी कि जिस पागलपन के दौर से उसे गुजरना पड़ा था, उसे जो कुछ झेलना पड़ा था, उसमें उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा था। इसलिए गधे के खुरों की आवाज को कल्पना में मानते हुए उसे थोड़ा हैरानी हुई। केसांग वांगडू के विपरीत दोरजी बहुत आशावादी था, लेकिन आशावादियों के लिए अब एक विचित्र संसार हो गया था। जो लोग सत्ता में थे उनका मानना था कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे वे कर नहीं सकते। इसलिए कोई भी यह सोच सकता है कि उनके अंदर भी आशावाद होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। अधिकारी लोग हमेशा भविष्य को बहुत खूबसूरत देखते थे, जबकि वर्तमान को अत्यंत भयावह और खतरनाक मानते थे। इसका नतीजा यह होता था कि वे उन्हीं के प्रति उदार रहते थे जो एक दूसरे पर दोष थोपने में माहिर थे। बेशक उन्होंने कभी अपने लोगों को दोषी नहीं ठहराया। खुरों की आवाज नजदीक आती गई और अचानक दोरजी ने देखा कि उसका गधा एकदम उसके सामने खड़ा है और फिर वह उससे ऐसे ही लिपट गया जैसे अपनी बूढ़ी दादी से लिपटा हो। अरे तुम हो क्या? सचमुच तुम हो क्या? तुम मुझे लेने आए हो? अरे मेरे दोस्त। गधे ने कुछ सूंघते हुए अपनी नाक फैलाई और उसके करीब पहुंच गया। फिर उसके चेहरे पर, हाथों और पैरों पर अपनी गर्म सांस छोड़ने लगा। दोरजी के शरीर में तेजी से रक्त संचार हो रहा था। फिर वह उछलकर गधे की पीठ पर बैठ गया। किसी निर्देश की प्रतीक्षा किए बगैर गधा पलटा और गांव की ओर चल पड़ा। दोरजी ने अपने दिमाग को थोड़ा आराम देना चाहा और जल्दी ही उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी। उसे होश तब आया जब अचानक वह गधा रुक गया। उसने सड़क से आने वाली पदचापों को सुना। जिस समय कुछ लोग वहां पहुंचे, वह सोते के दूसरी तरफ था, जहां खुली जगह थी और वह ऐसी जगह थी जहां से कोई भी उसे देख सकता था। चांद की धुंधली रोशनी में उसने कुछ आकृतियां देखी जो उसके गांव के लोगों की थी। उसने केसांग वांगडू की कमजोर आवाज सुनी। जब तक लोग कंधे से उठाकर स्ट्रेचर नीचे रखते, वह अपने गधे के साथ जंगल में छिप गया था। उस छिपी हुई जगह से उसे अपने नथनों में गंधक की महक मिली। उसने सोचा कि अपने घावों को धोने के लिए यह शानदार जगह है, लेकिन वह वहां रुका नहीं और उसने गधे को गांव की तरफ बढ़ने का इशारा किया। पांव दबाकर उसने अपने घर में प्रवेश किया और जल्दी से चमड़े की एक जैकेट ली।
खाने के लिए कुछ सामान लिया, दवा के काम आने वाली कुछ जड़ी बूटियां और एक चाकू लिया। इसके बाद वह फिर उसी गंधक वाले सोते के पास घासों के बीच पहुंच गया। उसने अपने गधे को अच्छी तरह समझा दिया कि दिन के वक्त वह जंगल में छुपा रहे और किसी खुली जगह में न जाए जहां कोई उसे देख सके। उसे गंधक वाले गर्म सोते से अपने घाव को धोया और उसके बाद उस गुफा में चला गया जिसकी उसने तलाश कर ली थी। गुफा में उसने थोड़ी देर आग जलाई, कुछ खाया पिया और गहरी नींद में सो गया। किसी के चीखने की आवाज से उसकी नींद टूटी। उसका हाथ तेजी से अपने चाकू पर गया। अगर किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की और पहले की तरह उसे अपमानित करते हुए वापस ले जाने की कोशिश की तो इसके लिए उसे जिंदगी और मौत का संघर्ष करना पड़ेगा। उनके साथ जाने से पहले वह लड़ते लड़ते मर जाना पसंद करेगा। जल्द ही उसने महसूस किया कि चिल्लाने की जो आवाज आ रही थी वह केलसांग वांगडू की थी, जो उसका नाम लेकर चिल्ला रहा था। दोरजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी जगह से हिला डुला भी नहीं। हालांकि उसे अच्छी तरह पता था कि गांव के तमाम कार्यकर्ताओं के मुकाबले वांगडू बेहतर और अलग किस्म का आदमी है। उसे नहीं पता कि उसकी ऐसी राय क्यों है, लेकिन वह यह नहीं मानता था कि वांगडू यहाँ उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाने आया है। दोरजी को इसका थोड़ा भी आभास नहीं था कि सरकारी सुरक्षा अधिकारियों को जो उसे ढूंढ रहे थे केलसांग वांगडू ने गुमराह किया था और इस प्रकार छुपे तौर पर वह उसका बचाव कर रहा था। उसने करवट ली और फिर गहरी नींद में सो गया। चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना कोकला पहाड़ का दूसरा भाग, जिसका नाम है आकाशीय अग्नि। तीसरा दिन आते आते दूर जंगल में लगी आग ने और भी उग्र रूप ले लिया। जंगल की आग के साथ यह बात अभिन्न रूप से जुड़ी है कि शुरुआती दौर में वह अपने साथ जबरदस्त हवा भी पैदा करते हैं। अब इस समय आग के लिए बेहद अनुकूल हवा ही गांव में चल रही थी। लगातार इसका जोर बढ़ता जा रहा था और यह अपने साथ जलते हुए उस जंगल की लकड़ियों के झुलसे टुकड़े और घास पात चारों तरफ फैला रही थी, जो अभी भी कई पहाड़ियों की वजह से ही गांव से अलग अलग था। जब इन जले टुकड़ों को पहली बार देखा गया तो वे हवा में दूर उड़ते गाढ़े काले रंग की वजह से निगाह में आते थे, लेकिन तीसरे दिन शाम होते होते वे हिमखंडों की तरह बड़े और मोटे आकार में जमीन पर गिरने लगे। इन बड़े और जले हुए टुकड़ों को आमतौर पर लोग फायर क्रो कहते हैं। जब इस तरह के टुकड़े भरपूर तादाद में उड़ते हैं तो अजीब डरावना कालापन आकाश में भर जाता है और हवा में दम घुटने लगता है। सांस लेना कठिन हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा उन टुकड़ों से होता है जिनमें अभी भी आग का अंश बचा रहता है। अधिकांश टुकड़े बगैर किसी तरह का नुकसान पहुंचाए हवा में मंडराते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उन पेड़ों तक पहुंच जाते हैं और आग से अब तक अप्रभावित थे। इनमें से कुछ हर हाल में सूखी पत्तियों या सूखी काइयों पर पड़ जाते हैं। इस तरह की चिंगारियां सही समय पर ऐसी जगह गिर जाती हैं जब तेज हवा उसे लपटों का रूप दे देती है। स्थानीय लोगों के अनुभव के अनुसार यही वजह है कि जंगल की आग गंभीर रूप ले लेती है और उसके टुकड़े हवा में बिखरने लगते हैं, तब चीजें इंसान के हाथ से बाहर निकल जाती हैं। ऐसी हालत में जंगल का कितना हिस्सा नष्ट होगा और कितने गांव बर्बाद होंगे, इसका फैसला या तो भगवान करता है या आग के मिजाज से होता है। चीगांव की तरह का ऐसा कोई गांव जो पहाड़ों के बीच स्थित हो, उसके लिए बहुत आसान है कि हवा में बिखरे टुकड़ों की चपेट से लपटे वहां तक पहुंच जाएं। समूची सर्दियां ठंडी और सूखी हवा बहती रहे, जिसकी वजह से वातावरण में नमी का कोई भी नामो निशान नहीं था। इस साल वसंत में बारिश बिल्कुल नहीं हुई और लोगों को इसी वजह से
किसी तरह की राहत नहीं मिली। ची गांव के घरों की लकड़ी की छतों पर सूरज की तेज रोशनी पड़ रही थी और इन छतों पर नमी का कोई प्रभाव नहीं था, जिसकी वजह से इस बात का खतरा हमेशा बना रहता था कि किसी भी समय इस पर आग का प्रभाव हो सकता है। अगर किसी की भी छत पर एक छोटी सी भी चिंगारी गिर गई तो समूची छत देखते देखते लपटों की चपेट में आ जाएगी। गांव के बीच में साइप्रस और देवदार के जो बेशुमार पेड़ थे, उनके लिए भी इसी तरह का खतरा था, क्योंकि उनकी टहनियां सूखी हुई थी और हवा से लगातार उनका सूखापन बढ़ता जा रहा था। सर्दियों में बर्फ न गिरने से गांव की गायों और भेड़ों के लिए आसान हो गया था कि वे हर रोज चढ़ाई से होते हुए चरागाहों तक जा सकें। जब केलसांग वांगडू गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई सुरक्षा के उपायों पर ध्यान नहीं दे रहा है। वैसे उसके मन में यह आशंका पहले से ही थी। बच्चे गांव के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा थे और दूर क्षितिज में लपटों का नृत्य देख रहे थे। गांव के चौक में बड़े बूढ़े लोग मीटिंगें कर रहे थे। जब भी गांव के सामने कोई ऐसी समस्या आती जिसके लिए सामूहिक विचार करने की जरूरत होती थी, तो आम तरीका यह था कि एक मीटिंग बुला ली जाती थी। लोग मीटिंग के इतने अभ्यस्त हो गए थे कि इसके लिए किसी विशेष इंतजाम की जरूरत नहीं थी। जब भी लोगों को लगता कि मीटिंग बुलाई जाएगी, वे अपने आप ही चौक में इकट्ठा हो जाते थे। ऐसे समय में लोगों की मीटिंग बुलाने से केलसांग वांगडू को कोई तकलीफ नहीं थी। इसके विपरीत उसने सोचा कि यह अच्छी बात है कि लोग इन मसलों पर बातचीत करते हैं। यह उसके दिमाग में नहीं आया कि बैठक का विषय वह न हो जो वह सोच रहा हो। भीड़ के सामने लकड़ी से बने एक मंच पर जन मिलिशिया प्लाटून का कमांडर सुअबो बैठा था। उसने देखा कि केलसांग वांगडू मंच की तरफ आ रहा है और बेमन से वह नीचे उतर गया। सुअबो ने स्वागत करते हुए कहा, प्रोडक्शन टीम के नेता केलसांग वांगडू, आइए और जनता से बातचीत करिए। हमारे पास अभी कम्यून से एक टेलीफोन संदेश आया था जिसमें मुख्य रूप से 2 बातें बताई गई थी। पहली बात तो यह है कि प्रतिक्रांतिकारी दंगाई दोरजी जेल से भाग गया है। अगर गांव का कोई व्यक्ति उसे देखे तो वह फौरन अधिकारियों को खबर करे। दूसरी बात यह है कि जैसा सभी लोग देख सकते हैं कि जंगल में आग लगी हुई है और देश की वन संपदा को गंभीर नुकसान हो रहा है। नेताओं ने हमें निर्देश दिया है कि हम फौरन इस आग का मुकाबला करने के लिए एक कार्यदल का गठन करें। हम सब लोगों को कम्यून के कार्यालय पर इकट्ठा होना है, जहां से हम वहां के लिए रवाना होंगे जहां आग लगी हुई है। भीड़ में मौजूद कुछ लोग पहले से ही सुओपो के अति उत्साह से ऊब गए थे। जिस समय वह भाषण कर रहा था, कुछ लोगों ने उस पर फप्तियां भी कसी। किसी ने कहा, क्या अभी तुमने यह नहीं कहा था कि प्रोडक्शन टीम के नेता लोगों से बात करें? फिर तुम कैसे इतना बड़बड़ कर रहे हो? दोरजी ने वह किया जितना वह हमारे लिए कर सकता था। अब आप यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम दूसरी बार उसे पुलिस के सुपुर्द करें? एक व्यक्ति ने भीड़ में से कहा। सुओपो ने बहुत स्पष्ट तौर पर ऐसा दिखावा किया जैसे उसने यह वाक्य सुना ही न हो, और इसके बदले उसने केलसांग वांगडू के भाषण का संक्षिप्त रूप सुनाना शुरू किया। उसने कहा, मैं अपने साथ युवा लोगों को लूंगा और आग बुझाने के लिए कार्यदल का नेतृत्व करूंगा। इसी के साथ दोरजी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। तुम लोग इस बात का ध्यान रखना कि वह फिर फरार ना हो जाए। केलसांग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हालांकि उसकी यह मुद्रा किसी चिंता की वजह से नहीं थी, बल्कि थोड़ी उत्सुकता के कारण थी, जो वहां मौजूद सबके अंदर दिखाई दे रही थी। उसने अपना हाथ आगे फैलाया और फिर मुट्ठी बंद कर ली। जब उसने मुट्ठी खोली तो लोगों ने देखा कि उसकी हथेली पर आसमान से गिरा काला कोयला जैसा कोई टुकड़ा था। उसने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, गांव वासियों, जिस चीज को हाथ में लेकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही वह चीज है जिसको लेकर आज हमें सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। पेड़ के अंदर एक खुसखुसाहट हुई और लोगों ने उसके बात की तारीफ की। अब आप सभी लोग अपनी अपनी छतों पर जाएं और वहाँ लकड़ी के जो भी टुकड़े हैं उन्हें छतों में से निकालकर अलग कर दें। महिलाओं से मैं अपील करूंगा कि
कि वे गांव में जहां कहीं भी घास फूस हो उसे उठाएं और दूर फेंक दे। किसी भी इमारत के नजदीक कोई सूखी चीज नहीं होनी चाहिए। पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां नहीं होनी चाहिए और जानवरों के बाड़े में पुआल के टुकड़े भी नहीं होने चाहिए। इन सब चीजों को गांव से बाहर फेंक देने की जरूरत है। हर व्यक्ति सक्रिय हो गया, लेकिन एक क्षण बाद ही सुओपो ने चिल्लाते हुए कहा, जन मिलिशिया के लोगों, तुम में से किसी को यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है, किसी को भी नहीं। जो नौजवान खड़े हुए थे और आगे बढ़ रहे थे, वे तुरंत रुक गए और एक अजीब सी दुविधा में फंस गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें दिखाई दे रही थी। सुओपो ने फिर चिल्लाकर कहा, इंगजेन, क्या तुम और कम्युनिस्ट यूथ लीग के अन्य सदस्य अपने नेता के आदेशों का उल्लंघन करने जा रहे हो? लोगों ने देखा कि उसी समय सुओपो के पिताजी सुओपो के करीब पहुंचे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर एक तेज तमाचा जड़ दिया। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उनकी इस कार्रवाई का समर्थन किया। बूढ़े पिता का हाथ अभी दूसरे तमाचे के लिए उठा ही था कि सुओपो ने उनके हाथ को कसकर पकड़ा और सख्ती से मरोड़ दिया। इसके बाद सुओपो के मुंह से जो शब्द निकले, उससे लग रहा था जैसे किसी ढोल की धीमी थाप सुनाई दे रही हो। पिछड़ी मानसिकता वाले व्यक्ति, अगर आपने एक बार और हाथ उठाया तो मैं जन मिलिशिया को आदेश दूंगा कि वह आपको बांधकर अपने कब्जे में ले ले। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, जिसका नाम है आकाशीय अग्नि। सुओपो ने खुद को अपना कार्यबल गठित करने में लगा दिया, जबकि उसके पिताजी पूरी तरह हतप्रभ होकर खड़े रहे। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी और उनके होंठ लगातार कांप रहे थे। उन्हें पता था कि आज के बाद से उन्होंने गांव में अपनी हैसियत पूरी तरह खो दी। जन मिलिशिया के सदस्यों का एक दल तैयार खड़ा था और उसकी बगल में कम्युनिस्ट यूथ लीग के सदस्यों का दल था और इसके लोग भी तैयार खड़े थे। इन सब के बावजूद जब गांव के कई युवकों ने अपने बुजुर्गों के आदेशों का पालन करने का फैसला किया, तो इन संगठनों के सदस्यों की संख्या में कमी आ गई। इन युवकों को पता था कि गांव के बुजुर्ग गांव की रक्षा के लिए आगे आने और मदद करने के लिए कह रहे हैं। सुओपो ने अपने सदस्यों को वहां से छोड़कर जाते हुए देखा और उनको संबोधित करते हुए धमकी भरे स्वर में बोला, तुम सभी लोग एक कलंक हो। तुमने खुद को ऐसे लोगों के साथ खड़ा कर लिया है, लिहाजा तुम्हें पीछे छोड़ दिया जाएगा। सुओपो की धमकी का अगला प्रहार केलसांग वांगडू पर था। तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, सुओपो ने चीखते हुए कहा। जवाब में वांगडू ने उससे सवाल किया, क्या तुम्हें इस बात का कभी भी भय नहीं है कि जंगल की आग जल्द ही इस गांव को भी अपनी चपेट में ले लेगी? सुओपो ने मजाक उड़ाते हुए कहा, आग उस बड़ी नदी के दूसरी तरफ लगी हुई है। क्या आपने या यहाँ मौजूद किसी ने भी कभी देखा है कि पानी पर चलकर आग कहीं पहुंच सकती है? वांगडू ने थोड़ी हिचकिचाहट प्रकट की। उसे अपने ही कथन पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने किसी मूर्ख व्यक्ति की तरह इधर उधर देखना शुरू किया, गोया उसे खुद यकीन न हो कि उसका कहना सही है या गलत। इस बीच चांग लोबजांग ने सुओपो की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने ऐसा होते हुए देखा है। क्या मैंने तुमसे कोई सवाल किया? तुम सारे लोग किसी काम के नहीं हो, आलसी और कामचोर लोग। ची गांव में केवल 2 ऐसे अविवाहित थे जिनके बारे में पूरे दावे के साथ कहा जा सकता था। पहला तो गांव का ओझा दोरजी था और दूसरा व्यक्ति था चांग लोबजांग। दोरजी तो अपने पेशे की वजह से अविवाहित था, लेकिन चांग लोबजांग इसलिए अविवाहित रहा क्योंकि वह जुआ खेलता था। अगर आपको अकेले खुद को खिलाना हो तो जरूरी नहीं कि आप हर रोज बाहर जाएं और खेत में काम करें। चांग लोबजांग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए बड़े आराम के साथ सुओपो से कहा, देखो,
तुमने कभी यह नहीं कहा कि आलसी और कामचोर लोगों को तुम्हारे पूछे सवाल का जवाब देने की इजाजत नहीं है। हो सकता है कि सुओपो को प्रोडक्शन टीम का कोई बेहतर नेता मिल जाए, लेकिन चांग लोबजांग के बारे में कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। ठीक उसी समय इंगजिन कुछ ताजा जानकारी के साथ वहां पहुंचे और उसने सुओपो से कुछ कहने की कोशिश की। उसने कहा, प्लाटून लीडर, कार्यदल तैयार है। वह बेहद उत्तेजित थे और यह उत्तेजना उसके चेहरे की लाली और बालों से टपकती पसीने की बूंदों से प्रकट हो रही थी। सुओपो ने उसे देखते ही सारे संकेतों को समझ लिया। अब उसके नेतृत्व में कार्यदल गांव से रवाना हो चुका था। जब वे सड़क पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ प्रतीकात्मक गीत गाने शुरू कर दिए। उन्होंने बीच में किसी को रुकने की इजाजत नहीं दी और जब वे तेजी से जंगल तक पहुंचे तो आग ने पहले के मुकाबले और भी प्रचंड रूप ले लिया था। केलसांग ने इन युवकों की कतार को दूर से देखा। उसके चेहरे पर चिंता और हिचकिचाहट के भाव प्रकट हो रहे थे। चांग लोबजांग ने उसके करीब जाकर धीरे से कहा, आपने सही कदम उठाया। आप बिल्कुल शानदार काम कर रहे हैं। फिर हमें अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। केलसांग ने उत्साह के साथ कहा, छोटे पेड़ों की अगर गिनती न करें तो भी गांव के सीवान पर 5 ऐसे पेड़ थे जो काफी घने थे और बारिश में जो छतरी का काम करते थे। इनमें से 2 बड़े पुराने साइप्रस के पेड़ थे और 3 सनोवर के थे। इन पेड़ों के नीचे जो जगह थी वहाँ गांव के लोग अपना पुआल रखते थे और पुआल का एक बहुत बड़ा ढेर वहाँ जमा हो गया था। औरतों ने पुआल और भूसे को उठाकर गांव से बाहर रखना शुरू कर दिया और इस बीच लाल चोंच वाले कौवे कई झुंडों में लगातार गांव के पेड़ों के ऊपर चक्कर लगाने लगे। यहाँ तक कि इस जगह पर भी, जो कई पहाड़ी चोटियों के बीच स्थित है, आग का प्रभाव इतना था कि वह नीचे के वातावरण को भी हवा में घुसकर प्रभावित कर रहा था। लोगों को अब महसूस होने लगा था कि फेफड़ों में पहुंचने वाली हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। कौवों के अंदर एक अजीब किस्म की बेचैनी थी और वे उन औरतों के पीछे चल पड़ते जो अपने माथे पर पुआल की बोझ लादकर गांव से बाहर निकल रही थी। वे उन औरतों के साथ बाहर तक जाते और फिर उनके साथ ही गांव में लौट आते। इस समय तक गांव के सभी पुरुष अपनी छतों पर पहुंच गए थे और पत्थरों के बीच लगी लकड़ी की टाइल्स को खींचकर निकालते और जमीन पर फेंक देते। ये टाइल्स इतनी सूखी और हल्की थी कि फेंकते ही हवा में बिल्कुल तैरती हुई मालूम होती। टाइल्स के हटा देने के बाद छतों की मिट्टी की सतह साफ साफ उभर आई थी। दरअसल यह मिट्टी की सतह ही बारिश और ठंड को दूर रखती थी। जहाँ तक लकड़ी की टाइल्स का संबंध है, उनसे छतों पर ढलान बन जाती थी और उनसे घरों की खूबसूरती भी बढ़ जाती थी। लोगों ने घरों में उपलब्ध सभी बर्तनों में पानी भर लिए थे। पानी से भरे इन बर्तनों को छतों पर रख दिया गया था। जहाँ पानी से भरे बर्तन नहीं रखे जा सकते थे, वहाँ पानी का काफी छिड़काव किया गया था। जब यह सारा कार्य संपन्न हो गया तो वांगडू ने अपनी पीठ सीधी की और चेहरे पर संतोष का भाव लिए एक बार चारों तरफ निगाह दौड़ाई। शाम का धुंधलका होने लगा था, बिल्कुल रोज की तरह। सामान्य तौर पर शाम के धुंध का नीलापन एक धुएं के नीले रंग से मिल गया था, जो पहाड़ों की ओर से लगातार गांव की तरफ बढ़ रहा था। उस धुएं ने लोगों की चिंताओं और आशंकाओं को गंभीर रूप दे दिया था। आग की रोशनी से विशाल पहाड़ों पर जमी बर्फ का रंग भी लाल हो गया था। आमतौर पर लाल चोंच वाले कौवे इस पहर में गांव के पेड़ों पर शांत बैठ जाते थे, लेकिन वे भी आज अशांत होकर कांव कांव कर रहे थे और चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। केलसांग ने सभी घरों को निर्देश दिया कि वे रात भर अपनी अपनी छतों पर एक व्यक्ति को तैनात करें, जो अग्नि पिंडों पर निगरानी रख सके। अगर किसी को आग का कोई भी संकेत दिखाई देता है तो उसे फौरन इसकी खबर करनी होगी। उस शाम जी गांव के लोगों ने गाय की सींग से बनी अपनी तुरहियां निकाल ली, जो बहुत दिनों से बेकार पड़ी थी।
सुधा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय श्री यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि जब सभी दानवों ने महान मनीषी को पहचान लिया तो उसे कलश में बंद कर दिया गया। फिर वे सभी निश्चिंत होकर मदिरा पान करने चले गए। महान मनीषी ने अपनी जादुई शक्ति से रूप बदलकर उस कलश से भाग निकलने की कोशिश की और वह सफल हो गया। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। महान मनीषी ने अपने बालों को यथास्थान वापस लगा दिया और एक छोटे से नाजुक कीड़े का रूप धर लिया। इस तरह वह आसानी से बाहर निकल गया। मैदान छोड़कर भागने की जगह वानर सीधा वरिष्ठ दानव सरदार के सिर की ओर उड़ चला और उस पर बैठ गया। वरिष्ठ दानव सरदार उस समय मदिरा पान कर रहा था। उसने अपना जाम जोर से पटक दिया और बोला, छोटे भैया, क्या नवदीक्षित सुन पिघल कर तरल पदार्थ बन चुका होगा? तीसरे दानव सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले ही पिघल चुका होगा। वरिष्ठ दानव सरदार ने सेवकों को आदेश दिया कि वे कलश को अंदर ले आएं। जब 36 पाल दानवों ने कलश को उठाया तो उन्हें वह पहले से काफी हल्का लगा। उन्होंने घबराहट के साथ सूचना दी, महाराज, कलश पहले से काफी हल्का हो गया है। वरिष्ठ दानव सरदार ने चिल्लाकर कहा, यह कैसे हो सकता है? इसमें निर्माता युग्म श्वासों की पूरी ताकत मौजूद है। एक कनिष्ठ दानव ने, जो जिद्दी मिजाज वाला था, कलश को अकेले ही उठा लिया और बोला, देखिए, यह पहले से कितना हल्का हो गया है कि नहीं? जब वरिष्ठ दानव सरदार ने ढक्कन खोलकर कलश के अंदर झांका तो वह अंदर से चमक रहा था। वह जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सका, यह बिल्कुल खाली है, इसमें रिसाव हो गया है। वानर भी, जो उसके सिर पर बैठा था, जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सका, ढूंढो बेटा, अपने बाप को ढूंढो, वह भाग चुका है। सभी दानव एक सुर में चिल्लाए, वह भाग चुका है। सेवकों को आदेश दिया गया कि सारे फाटक बंद कर दिए जाएं। इसके बाद वानर ने अपने बदन को झकझोर कर अपने कपड़े वापस उठा लिए, जिन्हें दानवों ने उतार कर रख दिया था। फिर से अपना असली रूप धर लिया और कूद कर कंदरा से बाहर चला गया। उसने जाते जाते अपमानजनक स्वर में कहा, दुराचार मत कर। अरे ओ पापी प्रेतात्माओं, मैं कलश में छेद करके बाहर निकल आया हूँ और अब तुम उसमें किसी को बंद नहीं कर सकोगे। वानर खुशी से पागल होकर चीखता चिल्लाता हुआ अपने मेघयान में सवार होकर सीधा थांग महाभिक्षु के पास जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि श्रद्धेय धर्माध्यक्ष देवलोक की पूजा कर रहा था। वानर ने अपना मेघयान रोका और चुपचाप सुनने लगा। सांचांग अपने दोनों हाथ जोड़कर देवलोक से प्रार्थना कर रहा था। मेघयान से उतरकर वह सांचांग के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं वापस आ गया हूँ। सांचांग ने उसे सहारा देते हुए कहा, मुकुंद, तुम्हें भारी कष्ट उठाना पड़ा है। मैं बहुत चिंतित हो उठा था क्योंकि तुम इस ऊंचे पहाड़ पर इतनी दूर चले गए थे और काफी समय तक नहीं लौटे। कितना खतरनाक है यह पहाड़। वानर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुरुदेव, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और उसने फिर पूरी कहानी गुरुदेव को सुना दी और बताया कि किस तरह उसने वायु भेदा का रूप धर लिया था, किस तरह दैत्यों ने उसे कलश के अंदर डाल दिया था और किस तरह वह वहां से भाग निकला था।
सांचांग ने उसे बार बार धन्यवाद देने के बाद पूछा, क्या तुमने इस बार प्रेतात्माओं से युद्ध नहीं किया? वानर ने जवाब दिया, नहीं, इस बार नहीं किया। सांचांग ने बोला, तब तुम मुझे सुरक्षित रूप से इस पर्वत के पार कैसे ले जाओगे? वानर ने हंसकर कहा, गुरुदेव, आप दरअसल समझते नहीं हैं। जैसा कि कहावत है, रेशम के अकेले तार से धागा नहीं काटा जा सकता और एक हाथ से ताली नहीं बजाई जा सकती। वहाँ 3 दानव सरदार और हजारों बाल दानव हैं। मैं अकेला ही उन सबसे कैसे लड़ सकता हूँ? सांचांग ने जवाब दिया, अगर उनकी संख्या इतनी ज्यादा है तो तुम्हारे लिए उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। शूकर और भिक्षु रेतात्मा बहुत प्रतिभावान हैं। मैं उनसे कहूँगा कि पर्वत के रास्ते की विघ्न और बाधाएं दूर करने में तुम्हारी मदद करें, जिससे हम सुरक्षित इस पहाड़ को पार कर सके। वानर ने सोच विचार करके कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं गुरुदेव। भिक्षु रेतात्मा से कहिए कि वह आपकी रक्षा करे। शूकर को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मूर्ख शूकर ने तैयार होकर वानर के साथ मिलकर आंधी चला दी, जो उन्हें मेघयान में उस पर्वत शिखर पर ले गई जहाँ कंदरा का दरवाजा था। उन्होंने देखा कि फाटक अंदर से बंद है। आसपास कोई नहीं दिखाई दिया। वानर अपना लोहदंड उठाकर आगे बढ़ गया और जोर से चिल्लाया, फाटक खोलो दुष्ट राक्षसों! वानर से लोहा लेने के लिए बाहर निकल आओ। उसकी आवाज सुनकर वरिष्ठ दानव सरदार ने गुस्से में भर कर कहा, हम पश्चिम में पहले ही बदनाम हो चुके हैं। अब जबकि नवनिर्मित सिंह ने हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, अगर हम उससे लोहा ना ले तो हमारी प्रतिष्ठा और ज्यादा गिर जाएगी। मैं उसके साथ लड़ाई के 3 दौरों के जरिए अपनी बूढ़ी हड्डियों की शक्ति आजमाना चाहता हूँ। अगर मैं इन 3 दौरों में पांव जमाने में सफल हो गया तो थांग भिक्षु फिर भी हमारा भोजन बन सकेगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुम्हें फाटक बंद कर देना चाहिए और उसे आगे निकलने देना चाहिए। तब उसने अपना कवच धारण किया, फाटक खुलवाया और बाहर चला गया। वानर और शूकर फाटक के बगल में खड़े होकर सारा नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वह दानव सचमुच बहुत भयानक लग रहा था। दानव सरदार ने पूछा, क्या तुम नवदीक्षित सिंह हो? तुम इतनी गुस्ताखी कैसे कर रहे हो वानर? मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया, फिर तुम मुझे चुनौती देने यहाँ क्यों आए हो? वानर ने जवाब दिया, अगर तुमने मुझे परेशान नहीं किया होता तो मैं तुम्हें खोजता हुआ यहाँ क्यों आता? मैं तुमसे लड़ने के लिए यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि लोमड़ियों और कुत्तों का तुम्हारा गिरोह मेरे गुरुदेव को अपना भोजन बनाने की साजिश रच रहा है। दानव सरदार ने बोला, हिम्मत है तो अकेले आओ। जब वानर ने यह सुना तो वह जोर से चिल्लाया, शूकर, तुम अलग हट जाओ। देखिए यह मेरा मुकाबला कैसे करता है। शूकर सचमुच अलग हट गया। वरिष्ठ दानव सरदार चिल्लाया, इधर आओ और अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी खोपड़ी पर अपनी तलवार से 3 बार वार करूंगा। उसके बाद ही तुम्हारे थांग महाभिक्षु को आगे जाने दूंगा। अगर तुम मेरा वार सहने में असमर्थ रहे तो थांग महाभिक्षु को फौरन मेरे हवाले करना होगा। यह सुनकर वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे सिर पर आज से अगले साल तक लगातार वार कर सकते हो। तुम्हारी चोट का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। बूढ़े दानव ने अपनी समूची शक्ति समेट कर पैरों के बीच कुछ फासला रखते हुए दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तलवार उठाई और वानर के सिर पर भरपूर वार किया। महान मनुष्य ने अपना सिर सीधा रखा। हालांकि बहुत जोरदार आवाज हुई, लेकिन उसकी खोपड़ी पर जरा भी निशान नहीं पड़ा। बूढ़े दानव ने चकित होकर सोचा, इस वानर की खोपड़ी सचमुच बहुत सख्त है।
इतना सोचकर वरिष्ठ दानव सरदार ने तलवार उठाकर एक बार फिर वार किया, जिसे झेलने के लिए वानर ने अपना सिर आगे बढ़ा दिया। एक भीषण आवाज के साथ उसका सिर फटकर 2 टुकड़ों में टूट गया। पलक झपकते ही वानर ने कलाबाजी खाई और 2 शरीर धारण कर लिए। यह देखकर दानव इतना ज्यादा डर गया कि उसने अपनी तलवार नीचे कर ली। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। सीजीटीएन हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर सीजीटीएन की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।